नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। साल 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियां भी काफी ज्यादा जोरों से देखने को मिल रही है। एक बार फिर से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बीजेपी और तमिलनाडु को लेकर के बड़ा दावा कर दिया है। बता दें कि प्रशांत किशोर का यह कहना है कि तमिलनाडु में बीजेपी एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन करके उभरेगी और जो लोग सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा दमदार तरीके से अपनी पकड़ बीजेपी जो है वो तमिलनाडु में काफी ज्यादा मजबूत बनाएगी, जितना तो लोग सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा। बता दें कि हाल ही में देखने को मिल रहा है कि बीजेपी अपनी पकड़ वाकई में तमिलनाडु में मजबूत बना रही है। खासकर अगर हम बीजेपी के जो तमिलनाडु प्रमुख है अन्नामलाई, उसकी बात करें तो उन्होंने जिस तरीके से लोगों के बीच में अपनी पैठ बनाई है और जिस तरीके से उनका दावा है कि उनके जीवन का लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से बीजेपी की सरकार वो तमिलनाडु में बनाए। इसी के साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि 39 जो सांसद हैं वो भी 2024 में बीजेपी की ओर से पहुंचेंगे, एनडीए की ओर से संसद में पहुंचेंगे, ये भी उनका लक्ष्य है। ऐसे में ये काफी ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो बीजेपी की पकड़ दक्षिण भारत में उतनी ज्यादा है नहीं। इसके बावजूद चुनावी रणनीतिकार जो कि पहले भी पश्चिम बंगाल को लेकर के इतना बड़ा भविष्यवाणी कर चुके थे और उनकी भविष्यवाणी सटीक और सही साबित हुई थी, उन्होंने अब बीजेपी को लेकर के दावा किया है कि तमिलनाडु में बीजेपी एक रणनीतिक ताकत बन करके उभरेगी। ज्यादातर लोगों में जितना विश्वास है उससे कहीं ज्यादा बीजेपी जो है अपनी दमदार मजबूती बना रही है। बता दें कि अन्नामलाई का कहना है कि उनका लक्ष्य तमिलनाडु में बीजेपी सरकार लाना है और दावा किया है उन्होंने कि तमिलनाडु में एनडीए के 39 सांसद 2024 में संसद जाएंगे। कहीं ना कहीं तमिलनाडु जैसे स्टेट से 39 सांसद वो भी एनडीए के, ये अपने आप में ही बड़ी बात होती है। और जिस तरीके से अन्नामलाई का लक्ष्य है कि 2024 उन्हें इतने तमाम सांसदों को संसद में पहुंचाना है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा दावा है। और कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिल रही है जिस तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन तमिलनाडु और तमिलनाडु के आसपास के स्टेट में बढ़ती जा रही है। युवा वर्ग है जो उनसे खास अट्रैक्ट हो रहा है और ये चीजें दर्शाती है कि वाकई में दक्षिण भारत खासकर तमिलनाडु में अन्नामलाई का जादू चल रहा है। आपको बता दें कि साल 2014 में एक प्रोफेशनल सलाहकार के तौर पर बीजेपी के चुनाव मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभालने वाले प्रशांत किशोर लगातार अपने भविष्यवाणियों को लेकर के चर्चा में रहते हैं। बता दें कि एक चुनावी रणनीतिकार के तौर पर प्रशांत किशोर दूसरों से काफी ज्यादा अलग है। वो ये है कि वो एक पेड प्रोफेशनल कंसल्टेंट है। आपको बता दें कि जिस तरीके से वो अपनी रणनीति बनाते हैं उसकी वजह से वो काफी ज्यादा फेमस हैं और उनके पास एक पूरी तरीके की रिसर्च टीम है और वे किसी एक राजनीतिक दल से बंधे नहीं हैं। बता दें कि प्रशांत किशोर अब तक नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी और तमिलनाडु में डीएमके नेता एमके स्टालिन को अपनी प्रोफेशनल सेवाएं दे चुके हैं। और जिस तरीके से उन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी की बीजेपी की कड़ी चुनौती के बावजूद जीत से प्रशांत किशोर का कद काफी ज्यादा बढ़ा है और उनके हर कदम का बारीकी से आंकलन भी किया जाता है। अब ऐसे में जब उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां पर वो ये कह रहे हैं कि इस बार तमिलनाडु में बीजेपी जो है मजबूत तरीके से आएगी और एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के तौर पर उभरेगी। भले बीजेपी ये चुनाव जीते ना जीते वो बात की बात है, लेकिन वहां पर बीजेपी जो है अपनी पकड़ को मजबूत बना रही है। तो ये बातें प्रशांत किशोर का कहना है। आपको बता दें कि एआईएडीएमके से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन समाप्त होने के बाद से साउथ की राजनीति पर चर्चा काफी ज्यादा बढ़ गई है। तमिलनाडु में बीजेपी का यह आत्मविश्वास यूं ही नहीं है कि अब दक्षिण के इस राज्य में वो छोटे भाई की भूमिका में राजनीति नहीं करना चाहती। तमिलनाडु विधानसभा में अभी पार्टी के केवल 4 विधायक हैं, पर हौसलों का उड़ान 140 वाला दिखाई दे रहा है। बता दें कि तमिलनाडु की राजनीति अब तक अन्नादुरई के आसपास ही होती रही है।
है। कांग्रेस के कमजोर होने के बाद द्रविड़ पार्टियों के इतर यहाँ राजनीति काफी ज्यादा मुश्किल समझा जाता रहा है, पर अब लगता है कि बीजेपी इस परंपरा को तोड़ रही है। बीजेपी के इस कॉन्फिडेंस के क्या कारण है, आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल तमिलनाडु के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई और एआईएडीएमके नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी दोनों एक ही जाति के हैं। ये दोनों गौंडर जाति से हैं। ये दोनों गौंडर जाति से होने के कारण जो पिछड़ों में राजनीतिक रूप से मजबूती है, जैसे कि उत्तर भारत में यादव कुर्मी आदि, उसी तरीके से तमिलनाडु में बीजेपी के 2 विधायक इसी समुदाय से आते हैं। अन्नामलाई को सीएम कैंडिडेट बनाकर बीजेपी उत्तर भारत में जिस तरीके से ओबीसी पार्टी की पहचान बनी है, वैसे ही तमिलनाडु में करना चाहती है। बता दें कि जयललिता मंत्रिमंडल में पूर्व मंत्री नयनार नागेंद्रन को विधायक दल का नेता बनाकर बीजेपी ने शक्तिशाली थेवर समुदाय को भी लुभाया है। 7 उपजातियों का एक समूह बेल्लार है, जो कि अनुसूचित जाति की श्रेणी से बाहर निकलकर ओबीसी बनना चाहता है। उनका कहना है कि वो किसान है और उन्हें ओबीसी आरक्षण चाहिए, ना कि अनुसूचित जाति का। बीजेपी को इसका फुल सपोर्ट है। बीजेपी की रणनीति है कि अगर उनके साथ पिछड़े ब्राह्मण और नडार आ जाएं तो काम बन सकता है। ब्राह्मणों का वोट अभी फिलहाल एआईएडीएमके को मिलता रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से अन्नामलाई ने तमिलनाडु में बीजेपी के पक्ष में बज क्रिएट कर दिया है, उसका सीधा लाभ इन जातियों के सपोर्ट के रूप में मिलेगा। अब तक जिस पार्टी का साथ केंद्र सरकार को हर मौके पर मिलता रहा बिना किसी ठोस वजह से, उस पार्टी से अलग होना इतना आसान नहीं रहा होगा। बता दें कि राज्यसभा में कई कानूनों को पास कराना सरकार के लिए टेढ़ी खींच साबित होती रही है। ऐसे मौकों पर एक समर्थक पार्टी को खुद से अलग करने के पीछे कुछ तो राज होगा, क्योंकि आमतौर पर जब 2 पार्टियां अलग होती है तो दूसरी पार्टी के बड़े नेता से मिलने नहीं जाता कोई भी दल, पर यहाँ बिल्कुल अलग तरीके से हुआ है। वहीं एआईएडीएमके के नेता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं और उसके बाद दोनों पार्टियों का गठबंधन टूट जाता है। यही कारण इसे संदेह की नजर से देखा जा रहा है। बता दें कि जिस तरीके से लगातार तमिलनाडु में बीजेपी अपनी पैठ मजबूत कर रहा है, उससे ये बातें स्पष्ट हो रही है कि न सिर्फ लोकसभा बल्कि विधानसभा के चुनावों में भी बीजेपी तमिलनाडु में काफी ज्यादा मजबूत पार्टी बन करके उभरेगी। आपको बता दें कि अन्नामलाई की छवि बिल्कुल बेदाग है। उन्हें कर्नाटक कैडर में आईपीएस की नौकरी के दौरान उनकी ईमानदारी के चलते ही उन्हें सिंघम नाम से भी बुलाया जाता था। राजनीति में आने के बाद उन्होंने डीएमके फाइल्स नाम से डीएमके सरकार पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाए। तमिलनाडु के चुनावों में पैसों के बल पर किस तरीके से राजनीति होती है, उसका जिक्र कर वे जनसभाओं में जरूर करते। वो कहते हैं कि इस तरीके की राजनीति से मैं तंग आ चुका हूं। मैंने अपने विधानसभा चुनाव लड़ने के अनुभवों का जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि चुनाव के दौरान उन्होंने अपने 9 साल की पूरी सर्विंग गंवा दी और कर्ज में डूब गए। अन्नामलाई ने स्टेपिंग बियॉन्ड खाकी नाम की एक किताब भी लिखी है। अन्नामलाई अपने भाषणों और अपने आधुनिक विचारों के चलते सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त तरीके से लोकप्रिय है। उन्होंने उन जिलों में विस्तृत जमीनी कार्य किया है जहां बीजेपी कमजोर है, यानी कि अन्नामलाई पूरी तरीके से बीजेपी के रुख में वहां पर काम कर चुकी है। बता दें कि तमिलनाडु में 2 ही पार्टियों का वर्चस्व हाल फिलहाल में रहा है। डीएमके की हालत कुछ वैसी ही है जैसे कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी का यूपी में होता था, यानी कि एक ही परिवार के लोग जो है वहां पर सत्ता में काबिज होते थे, पार्टियों और संगठन के मेन पदों पर आसीन होते थे। ऐसे में अब जिस तरीके से अन्नामलाई की एक छवि रही है, वो पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, उन्हें सिंघम के रूप में जाना जाता है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी एक अलग इधर पहचान बनाई है वंशवाद राजनीति से हट करके, तो ऐसे में बीजेपी जनता के बीच जाकर के ये स्पष्ट कह सकती है कि आप उदयनिधि और अन्नामलाई में से किसे चुनना चाहोगे। बता दें कि हाल ही के दिनों में उदयनिधि स्टालिन भी अपने सनातन धर्म विरोधी बयानों के कारण काफी ज्यादा सुर्खियों में भी रहे थे, तो ये भी नाराजगी जनता के बीच में है उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयानों को लेकर के। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।